नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी में दिन रात लगे होंगे, क्योंकि देखो यार, सच्चाई ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, एक आईना दिखा रहा हूँ। इसलिए अगर दिन रात अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं। इसीलिए तैयारी में लग जाओ। अब बात करते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था आधुनिक भारत का इतिहास का पार्ट 1। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लो, उसके बाद यहाँ पे आना। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 2। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना लेट किए। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और उन्हें ये उपाधि किसने दी थी, इसका खिताब किसने दिया था? तो हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, उसका तो रानी मैरी प्रथम उपनाम ब्लड मैरी था। ठीक है, याद रखना, रानी मैरी का जो प्रथम उपनाम ब्लड मैरी था। उसका पिस्टल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज़ है जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। ये कथन किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, फिर से सुन लो, पिस्टल और बम इनकलाब नहीं लाते हैं, बल्कि इनकलाब की तलवार विचार की शान पर तेज होती है। हमेशा जो आंदोलन होगा वो हमेशा तुम्हारे विचारों पे होगा, थिंकिंग पे होगा। ठीक है, हथियार तो एक साधन हो गया है, लेकिन वो पूरे रिवॉल्यूशन का बेस क्या होगा? तुम्हारी सोच होगी। यही भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की थी। याद रखना, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? हमारे प्रिय भगत सिंह जी ने की थी। और कब की थी? 1926 में। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था, अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये जो शब्द है वो किसने कहा था? ये कहा था 14 अगस्त 1947 की आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं हम। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा। ठीक है, पूछेगा कि उनको लौह पुरुष की उपाधि किसने दी थी भैया? तो याद रखना, बरदौली में जब सत्याग्रह हो रहा था तो वहाँ की महिलाओं जो थी, वहाँ की जो फीमेल थी, उन्होंने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। उसके बाद उन्हें भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाता था। बिस्मार्क याद रखना, BISMARK, बिस्मार्क के रूप में नहीं जाता था। बहुत ही दृढ़ संकल्पित है हमारे सरदार जी, इसीलिए तो उनकी प्रतिमा भी लगाई गई है। अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफार खान, सब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप मत करना वरना नंबर कट जाएंगे भाई। अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी, ठीक है, अगर इंग्लिश वाले बच्चे हो तो सुन लो, सीमांत को बोलते हैं फ्रंटियर। ठीक है, तो खान अब्दुल गफार खान वॉज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। ठीक है, फिर मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता है? महामना, याद रखना, महामना, MAHAMANA, महामना कहा जाता है मदन मोहन मालवीय जी को। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी इस धरती पर चला था। कितनी बड़ी बात कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, महात्मा गांधी का जो वर्ल्ड में क्रेज है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था भैया? 1942 में। उसमें गांधी जी ने कहा था कि अब मैं थक गया हूं अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते करते, अब तुम लोग करो या मरो की स्थिति में हो गया है, पूरा एकदम खदेड़ो अंग्रेजों को। ठीक है, उसका भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? भगवत गीता जो हिंदुओं का बहुत ही फेमस ग्रंथ है, तो उसका अनुवाद किसने किया था अंग्रेजी में? तो उसका किया था चार्ल्स विल्किंसन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। महात्मा गांधी भगवत गीता पे बहुत विश्वास करते थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि भगवत गीता जो है वो मेरी माता के समान है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीर सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, सरफरोश की तमन्ना की रचना करता कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। उसके बाद नवजीवन समाज
चार पत्र जो है, न्यूज़पेपर जो है, उसका संपादन एडिटिंग कौन करते थे? वो थे गांधी जी। ठीक है, याद रखना, नवजीवन समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, हाल ही में बीपीएससी में पूछा गया था, ALHILAL, ठीक है, अल हिलाल, याद रखना, अल हिलाल जो क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में इसे शुरू किया था, लेकिन सरकार द्वारा 1914 में उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण 1915 में अल बलाग की स्थापना की। ठीक है, तो अल हिलाल और अल बलाग जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। ठीक है, उसका स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये कहा था लोकमान्य, देखो दो दो क्वेश्चन आ गए, बाल गंगाधर तिलक। तो आपसे पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक को क्या बोलते हैं? लोकमान्य। ठीक है, उसके बाद 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बंबई में बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बहुत बार पूछा जाता है कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा का गठन किसने किया था? तो उसका किया था भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने। ठीक है, बहिष्कृत भारत भी इन्होंने ही आरंभ किया था, तो याद रखना, बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया किन्होंने लिखा था? ये लिखा था सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने लिखा था द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। फिर गुलामगिरी, ठीक है, ज्योतिबा फुले एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, हाल ही में इससे MPPCS में क्वेश्चन आया था। गुलामगिरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? उसके लेखक थे ज्योतिबा फुले। उसका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? हमारे पंडित नेहरू हैं। ठीक है, फिर विंग्स ऑफ फायर, ये हमारे हीरो सर APJ अब्दुल कलाम हैं। ठीक है, उन्होंने लिखा था विंग्स ऑफ फायर, मतलब आपकी जो विंग्स हैं, सपनों की उड़ान करना है आपको। ठीक है, उसका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, बहुत अच्छी किताब है, बहुत फेमस है, ये लिखा था हमारे महात्मा गांधी जी ने। याद रखना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने। 1908 में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में रखा गया था। पूछा जाता है कि 1908 में जब तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्हें किस जेल में रखा गया? तो उन्हें रखा गया मांडले जेल में। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 23 मार्च 1931। ये डेट हर बच्चे के जहन में होना चाहिए, क्योंकि इसी दिन हमारे स्वतंत्रता संग्रामी जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन निछावर कर दिया देश के लिए, हमारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी पर लटका दिया गया था 23 मार्च 1931 को। वर्ष 1928 में लाहौर षड्यंत्र, पूछा जाएगा किस चीज़ के लिए फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या, ठीक है, JP सैंडर्स की हत्या के लिए इन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया था। याद रखना, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का लीडरशिप किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद जी ने और भगत सिंह जी ने। इस संगठन की स्थापना 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किया गया था। अभी इस स्टेडियम का नाम क्या चेंज हो गया है, ये कमेंट बॉक्स में बताना। 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, गदर पार्टी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हो रहा था ना, जब भारत में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हो रही थी तो यहाँ पे तो अंग्रेज हर चीज़ को दबा दे रहे थे। तो कुछ लोग क्या गए थे, जैसे कनाडा में, USA में, जर्मनी में, जापान में, उस जगह जाके भारत के लिए आवाज़ उठा रहे थे। मतलब लोग इंटरनेशनल फ्रंट पे भी काम कर रहे थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। तो इसी में से एक संगठन है गदर पार्टी। 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया था।
इसके सदस्यों में सोहन सिंह भकाना, रामचंद्र, बरकतुल्ला तथा लाला हरदयाल थे। ठीक है, लाला हरदयाल का नाम बहुत फेमस है, इसलिए याद रखना, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकन। ठीक है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है भैया? तो सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है, लाला हरदयाल, गदर पार्टी, सैन फ्रांसिस्को, 3 चीज याद रखना। उसके बाद है इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी किसने गठन किया था? इसका गठन किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। राजा भारमल को हटाने के कारण कच्छ विद्रोह हुआ था। ठीक है, कच्छ का जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, जो रिवोल्ट हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, वो राजा भारमल को सत्ता से हटाने के चलते हुआ था। फिर रंपा आंदोलन, रंपम पंपा रंपा रंपा, तो रंपा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सीताराम राजू ने किया था। सीताराम सीताराम, इसी में पता चल रहा रंपा है। ठीक है, रंपा आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू ने की थी। उसका सन्यासी विद्रोह, चुआड़ विद्रोह और पागलपंथी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र से हुआ था। बार बार पूछते हैं कि सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, चुआड़ विद्रोह तो आपने पढ़ा ही होगा झारखंड हिस्ट्री में, और पागलपंथी, ठीक है, सन्यासी और पागलपंथी बार 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 ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। फिर है कामागाटा मारू। कामागाटा मारू एक जहाज यात्री पे निकले थे, उन लोग, बहुत सारे लोग मारे गए थे इसमें से, क्योंकि अंग्रेजों ने इस जहाज से आदमी को उतरने के लिए मना कर दिया था, तो भूखे प्यासे जो भारतीय थे जहाज में फंसे रह जाने के कारण बहुत लोग मारे गए थे इसमें। तो उसी इंसिडेंट को बोलते हैं, उसी दुर्घटना को बोलते हैं कामागाटा मारू इंसिडेंट। तो कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। ठीक है, जहाज के नाम पे ही था कहानी। फिर काकोड़ी षड्यंत्र जो था, ठीक है, जिसको काकोड़ी ट्रेन एक्शन अब नाम बदल के कर दिया गया है योगी जी के द्वारा, तो काकोड़ी षड्यंत्र 1925 में हुआ था, याद रखना। अभिनव भारत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन आते हैं आपके। अभिनव भारत याद रखना, जब भी भारत का नाम आएगा सावरकर देख लेना। ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर ने की थी। ठीक है, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। उसके बाद अरविंद घोष जो है वो अलीपुर बम मामले में 1908 को गिरफ्तार किए गए थे। तो पूछेगा कि अलीपुर बम मामले में कौन से क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए थे? तो वो थे अरविंद घोष। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। याद रखना, कहाँ से हुआ था 1857 का लड़ाई? मेरठ से। कई लोग इसे बोलते हैं कि ये आज़ादी का पहला विद्रोह था, क्योंकि इस समय किसानों का इतना शोषण किया गया, जो कामगार थे उनका इतना शोषण किया गया, जो सूती वस्त्र बनाते थे, जो हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, उनका इतना शोषण किया गया, सब लोगों ने विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई। ये भी पूछता है कि मंगल पांडे जी ने कहाँ से विद्रोह किया था? तो वो बैरकपुर से किया था। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉग, उतना याद नहीं है, बस लेफ्टिनेंट बॉग याद रखना। ठीक है, तो मंगल पांडे जी ने क्या किया, बंदूक निकाला, उसमें बोले थे कि इनफील्ड राइफल था, इसमें बोला था कि गाय और सुअर का चमड़ी से बना, जिसे मुंह से खींचना होता था, और सुअर और गाय आ गया तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों नाराज हो गए, और इसी के चलते ये विद्रोह हो गया था सेना के अंदर। तो लेफ्टिनेंट बॉग की हत्या कर दी और मेजर सर्जेंट हार्सन को गोली मार दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, याद रखना, लेफ्टिनेंट बॉग और मेजर सार्जेंट हर्षन। ठीक है, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी पर लटका दिया गया और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। बोला इसको खत्म करो, यहाँ के लोग विद्रोही हो रहे हैं, इसलिए इसको खत्म करो। उसके बाद 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, देखो कैनिंग मतलब कानते, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना लोकल भाषा में, ए छुआ कानत हो, मतलब वो रो रहा है। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह होगा तो अंग्रेज लोग क्या होगा, रोएगा। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग, कानते रहता था। ठीक है, 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टन। ठीक है, पाल्मस्टन थे वहाँ के प्रधानमंत्री।
1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था भैया? अंतिम बुढ़ऊ मुगल के जो रूलर थे, क्या नाम था? बहादुर शाह जफर। खतरनाक एज था उस समय, कहते हैं शायद 99-99 के आसपास उनका एज था उस टाइम। बहादुर शाह द्वितीय भी नहीं कहा जाता है, ठीक है। बहादुर शाह जफर याद रखना कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो सब लोगों ने इन्हीं को राजा बनाया था, लेकिन ये तो बस केवल खड़े थे, मेन रोल प्ले कर रहे थे उस टाइम बख्त खान दिल्ली से, ठीक है। उसके बाद 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था भैया? पूछता है एग्जाम में। तो चर्बी युक्त कारतूस एवं इनफील्ड राइफल का प्रयोग है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, गाय और सुअर की चमड़ी से वो बना था। वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा। पूछेगा कि किसने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो वे थे हमारे वीडी सावरकर जी, ठीक है। फिर बेंजामिन डिजराइल ने 1857 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञान दी, ठीक है। नाम याद रखना, कौन किसने किसने क्या कहा था, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। फिर सर जॉन लॉरेंस और सिल्ले, ठीक है। सावरकर ने कहा था स्वतंत्रता संग्राम। बेंजामिन डिजराइल, ठीक है। डिजराइल से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? इजराइल, तो इजराइल लोग बहुत राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रभक्ति बहुत ज्यादा होता है, तो इजराइल क्या बोलेगा? राष्ट्रीय विद्रोह। समझ में आ गया। उसका सर जॉन लॉरेंस एंड सिल्ले, ठीक है। तो सिल्ले मतलब क्या हो गया? सैनिक। तो सन जॉन लॉरेंस और सिल्ले क्या बोलेगा इसको? सैनिक विद्रोह। चुटकी में याद हो गया ना सब। उसका टी.आर. होम्स, ये क्या बोला? बर्बरता एवं सभ्यता का युद्ध। होम्स मतलब घर, घर में क्या अंग्रेज लोग आके करता था? बर्बरता करता था, इसलिए टी.आर. होम्स क्या इसको बोलेगा? बर्बरता एवं सभ्यता का युद्ध। देखा, चुटकी में सब याद करा दिया मैंने आपको, फिर से रिवाइज करा देता हूं। वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा। बेंजामिन डिजराइल ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा। सर जॉन लॉरेंस और सिले ने सैनिक विद्रोह कहा, और टी.आर. होम्स ने इसे बर्बरता और सभ्यता का युद्ध कहा। अब देखो, 1857 के विद्रोह के पश्चात सरकार का कंपनी बंद कर सम्राट, देखो दूगो था ना, पहले कंपनी रूल था, ठीक है। 1857 से पूरा खेला हो गया। कहाँ गया खेला? है, फिर से खेला करना होगा। हाँ, 1857 है यहाँ। इससे पहले जो था ना, इससे पहले था कंपनी का रूल, ठीक है, कंपनी रूल। और इसके बाद क्या हो गया? वहाँ की जो महारानी थी वो रूल करने लगी डायरेक्ट, मतलब क्राउन रूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं CROWN, क्राउन रूल, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे? सम्राट का शासन, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के पश्चात सरकार का कंपनी बंद कर सम्राट को स्थानांतरण लॉर्ड कैनिंग ने किया, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गई महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र द्वारा किया गया, ठीक है। तो 2-3 सवाल इससे पूछते हैं कि कब भारत का सत्ता कंपनी के हाथ से क्राउन के हाथ में चला गया? तो वो 1857 के विद्रोह के बाद कब हुआ? 1 नवंबर 1858 को। कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद। इलाहाबाद में कहाँ भैया? तो मिंटो पार्क, ठीक है। और उस टाइम महारानी कौन थी? विक्टोरिया। विक्टोरिया मेमोरियल देखो ना कलकत्ता में, उन्हीं के नाम पे। अब देखो, ये बहुत ही अच्छा सिंपल सा आपका दिया हुआ एक जगह, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लोगे तो, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। देखो, 1857 का विद्रोह प्रमुख स्थल, नेता और दमनकर्ता, ठीक है। दमनकर्ता तो उतना नहीं पूछते हैं, लेकिन विद्रोह और नेता कंफर्म पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देख लेंगे हम लोग एक बार। दिल्ली में जो हुआ था, बहादुर शाह जफर, मैंने बताया था आपके बहुत बूढ़े थे, तो इनका जो सब काम वो किसने किया था? बख्त खान ने किया था। याद रखना, दिल्ली में कभी कभी दे देता है बख्त खान, कभी कभी देगा बहादुर शाह जफर, तो दोनों सही है, ठीक है। और दमनकर्ता कौन थे? निकलसन एंड हडसन, ठीक है। निकलसन और हडसन ने इस विद्रोह को दबा दिया था। फिर लखनऊ में बात करें तो बेगम हजरत महल, बेगम थी, ठीक है। लखनऊ तो नवाबों का शहर है, तो बेगम ही होगी वहाँ की जो नेता थी। तो लखनऊ के कौन हो गई? बेगम हजरत महल। और इसके दमन करता था हेनरी लॉरेंस, ठीक है, जो मारा गया था, कैंपबेल। उसके बाद कानपुर में नाना साहेब, याद रखना, कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे, ठीक है। बच्चा ना करता है तुम उसका क्या करते हो? कान खींच देते हो इसलिए याद रखना, कानपुर में नाना साहेब, ठीक है, और तात्या टोपे, टोपी पहना के कान खींच दिया तुमने। तो इसका विद्रोह करता कौन, दमन करता कौन थे? कैम्पबेल। फिर झांसी में तो हर किसी को पता है,
चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी से किसने लड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई ने। और यहाँ पे ह्यूरोज थे, ह्यूग रोज, रोज याद रखना गुलाब, ठीक है, लेकिन था बंदा एकदम काटा, ठीक है। उसका इलाहाबाद से लियाकत अली इम्पोर्टेंट है, बनारस से सेना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बिहार से याद रखना हमारे कुंवर सिंह दानापुर से थे, फिर पंजाब से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर फतेहपुर से भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेना अजीमुल्ला, फिर फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बरेली से खान बहादुर खां। तो बार बार कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में? पूछा जाता है आपका दिल्ली वाला पूछा जाता है, लखनऊ वाला हजरत महल याद रखना आपको, कानपुर वाले नाना साहब तात्या टोपे याद रखना है, झांसी वाली लक्ष्मीबाई को याद रखना है आपको, बिहार के कुंवर सिंह को याद रखना है, इलाहाबाद के लियाकत अली को याद रखना है, और बरेली के खान बहादुर खान को, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1857 का विद्रोह खत्म। अब देखो वारेन हेस्टिंग एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिन पर 1775 में महाभियोग चलाया गया था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वारेन हेस्टिंग जो थे वो एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन पर महाभियोग चलाया गया था। महाभियोग मतलब उसने हटाने के लिए, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट का होता है ना इंडिया में इम्पीचमेंट, तो उसी तरह वारेन हेस्टिंग एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसपे 1775 ईस्वी में महाभियोग चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग, ठीक है। वारेन हेस्टिंग हो गया, बेंटिक हो गया, फिर और उसके बाद कैनिंग, तीन नाम याद रखना हमेशा। कैनिंग हो गया 1858 में, कैनिंग हो गए पहले वायसरॉय, ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक। बंगाल का प्रसिद्ध कोसी जूरा केस, ठीक है, कोसी जूरा केस वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में घटित हुआ था। उसका लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हुआ था ना कि ये लोग जब शासन करते थे तो इन लोग को मकसद था कि कितना अधिक से अधिक हम लूट सके, इसलिए नया नया नियम कानून लगाते थे कि तुम इतना खेती कर रहे हो तो इसमें हमको इतना टैक्स दे दो। तो वही टैक्स के लिए इन्होंने एक सिस्टम लाया था जिसको बोलते थे अस्थाई बंदोबस्त पद्धति, इंग्लिश में बोलोगे तो परमानेंट सेटलमेंट। कब आया था? 1793 में। कहाँ पे आया था? बंगाल में आया था। किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बस 4 क्वेश्चन खत्म। फिर से सुन लो, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त पद्धति परमानेंट सेटलमेंट लाया था, ठीक है। भारत में राजस्व किस लिए था? यह राजस्व के लिए, टैक्स के लिए, रेवेन्यू के लिए। भारत में राजस्व एकत्रित करने की अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू कर गई थी। पढ़ लिया भैया। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है, ठीक है। प्रशासनिक सेवा, नागरिक सेवा जो है, ठीक है, उसका जनक माना जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है उसका जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उसका देखो हमने एक पढ़ लिया अस्थाई बंदोबस्त, अब एक दो और, जैसे पूरा ऑल ओवर इंडिया एक ही सिस्टम तो नहीं लागू होगा, तो कुछ अलग अलग जगह जो राजस्व एक मतलब कलेक्ट करने का तरीका अलग अलग होता था। जैसे कहीं कहीं अस्थाई बंदोबस्त लगता था, परमानेंट सेटलमेंट जिसे बोलते हैं, कहीं कहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था लगा हुआ था, कहीं कहीं महलवाड़ी सिस्टम लगा हुआ था, महलवाड़ी व्यवस्था लगा हुआ था। तो ये याद रखना, ठीक है। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत दक्षिण भारत में, ठीक है, ये हो गया भारत, ठीक है। तो यहाँ बंगाल में क्या हो गया? अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। और मद्रास वाले एरिया में दक्षिण भारत में क्या हो गया? रैयतवाड़ी, रियोतवाड़ी इंग्लिश में लिखते हैं इसे। तो रैयतवाड़ी की शुरुआत दक्षिण भारत में किसने किया था? अलेक्जेंडर रीड, रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत था इसका, और थॉमस मुनरो। तो रैयत व्यवस्था की शुरुआत दक्षिण भारत में अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने किया था। उसके बाद महलवाड़ी, महलवाड़ी का किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा उत्तर तथा पश्चिम भारत में। अब इधर हो गया, इधर हो गया, तो इस साइड भी तो कुछ होगा ना, तो पश्चिम भारत में और उत्तर भारत में, ठीक है।
किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने, याद रखना। रैयतवाड़ी फिर से रिवाइज कर लो। अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था 1793 में? बोलो। अस्थाई बंदोबस्त हो गया, फिर रैयतवाड़ी हो गया, फिर महलवाड़ी हो गया। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त आपका कॉर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त किया था कॉर्नवालिस ने 1793 में। उसका रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो कहाँ शुरू हुआ था? दक्षिण भारत में अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। और महलवाड़ी जो प्रथा है वो शुरू किया था हॉल्ट मैकेंजी ने, उत्तर भारत मतलब नॉर्थ में, और पश्चिम भारत मतलब वेस्ट में। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है, याद रखना, बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। वेलेस्ली को सहायक संधि मतलब सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस में क्या था कि जो यहाँ के राजा थे उन्हें कहा गया था कि भैया तुम अपनी सेना मत नहीं रखोगे, हम अपनी सेना देंगे, वही तुम्हारे एरिया में रहेंगे, उनका खाना पीना खर्चा सब तुम ही दोगे। ठीक है, याद रखना। तो लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली खुद को बंगाल टाइगर कहता था। ठीक है, वेलेस्ली खुद को क्या बोलता था कि भैया हम हैं बंगाल टाइगर। भारत का पहला गवर्नर जनरल, मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि भारत का जो पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। ठीक है, बंगाल का कौन? वैरेन हेस्टिंग। मैंने कहा 3 नाम हमेशा याद रखना, हेस्टिंग, उसके बाद बेंटिक, उसके बाद कैनिंग। ठीक है, हेस्टिंग क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले क्या हुआ था ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता था, गवर्नर मद्रास का बनता था, फिर बम्बई का बनता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, तीनों को एक जगह कर दिया, मतलब बंगाल ही सबसे पावरफुल हो गया, तो एक ही गवर्नर रहा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वैरेन हेस्टिंग, और बाद में क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिन्होंने सती प्रथा को खत्म करवाया था। और उसके बाद गवर्नर जनरल क्या बन गया? वायसराय। तो वायसराय किसको बनाया गया? कैनिंग। कानते रहता था कि भैया कुछ बना दो, कुछ बना दो, तो उसको वायसराय बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा तथा 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया। याद रखना डेट 1829-30 बहुत इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा को किसने समाप्त किया? विलियम बेंटिक ने। कब? 1829 में। और ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया? विलियम बेंटिक ने। कब? 1830 में। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बेंटिक। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग हो गया ना, बताया ना, हेस्टिंग, बेंटिक, कैनिंग, हेस्टिंग, बेंटिक, कैनिंग, हेस्टिंग, बेंटिक, कैनिंग। ठीक है, याद रखना। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय किया। बोला कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ाई करवाएंगे। फिर लॉर्ड कर्जन, नाम था इसका कर्जन, लेकिन क्या था ये? देखो क्या था, दुर्जन। ठीक है, क्या था? कर्जन नाम था, लेकिन था दुर्जन, बहुत बड़ा दुर्जन था। क्या किया? देखा कि अब भारत में शासन करना है तो हिंदू और मुस्लिम को बंटवा दो, तो इसके लिए क्या किया? बंगाल का विभाजन करवाया। थोड़ा सा सुन लो, बंगाल का विभाजन क्यों करवाया? क्योंकि एक साइड क्या मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज़्यादा था, एक साइड हिंदू जनसंख्या बहुत ज़्यादा था, तो सोचा कि ऐसे ही विभाजन कर देते हैं जिसमें आपस में लोग लड़ कट के मरेगा और हम लोग पे शासन करेंगे। यही मेन मकसद था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय बंग भंग आंदोलन, याद रखना, तथा पुलिस आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय ही बंग भंग आंदोलन और पुलिस आयोग का गठन हुआ था। और भारत लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन। अकाल मतलब सर अकाल से जो फेमिन कमीशन, बहुत लोग अकाल से मर रहे थे ना, और ये लोग पैसा बटोर बटोर के विदेश भेज रहे थे। ठीक है, तो कर्जन के समय और क्या क्या हुआ था? भारत लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन, फिर पुरातत्व विभाग का स्थापना। पुरातत्व मतलब जो अभी आर्कियोलॉजिकल वाला है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका स्थापना। द्वितीय दिल्ली दरबार मतलब सेकेंड जो दिल्ली दरबार जिसमें भव्य स्वागत किया जाता था, वो लगा था। और बंगाल विभाजन
लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में बताना कि पहला जो दिल्ली दरबार था वह किसके टाइम में हुआ था। उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम मतलब इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो लॉर्ड कर्जन के टाइम में किया गया था। अब देखो डलहौजी जो था, डलहौजी किस लिए फेमस है, डी फॉर डी, डी इक्वल टू डी, डलहौजी इक्वल टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। ठीक है, तो डलहौजी क्या क्या लाया था, भारतीय रेल लाया था, रेलवेज जो है वो किसने लाया था, डलहौजी। डाक मतलब पोस्ट ऑफिस किसने लाया था, डलहौजी। तार, तार मतलब टेलीग्राम, टेलीग्राम किसने लाया था, डलहौजी। टेलीग्राफ किसने लाया था, डलहौजी। तो पहला टेलीग्राफ लाइन 1853 में कलकत्ता से आगरा के मध्य शुरू की गई थी, याद रखना। डलहौजी क्या क्या लाया था, रेल लाया, डाक लाया, तार लाया। टेलीग्राफ लाइन पहला शुरू कब से कब हुआ था, 1853 में शुरू हुआ था, कलकत्ता से आगरा के बीच। ठीक है, भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने तक रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला बार जो रेल चला था कब चला था, 16 अप्रैल 1853 को। कहां से कहां, मुंबई से थाने, मुंबई से थाने, याद रखना। भारतीय नागरिक सेवा, ठीक है, हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी, उसी ने एग्जामिनेशन शुरुआत किया था। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव वाला। उसके बाद देखो पहली बार डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जारी किया गया था। हड़प नीति, हड़प नीति बताया था मैंने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स, मतलब कि अगर जो राजा है उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं, उसका बेटा वोटा नहीं हुआ तो उसका राज्य मिला दिया जाए किसमें, अंग्रेज में। ठीक है, इसी के लिए तो झांसी की रानी लड़ गई थी ना। हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स का आरंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के आधार पर 1848 में सतारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एमपीपीसीएस में पूछा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स के थ्रू सबसे पहला वो कौन सा राज्य था जिसे हड़पा गया था। तो याद रखना सबसे पहला जो हड़पा गया था वो था सतारा, उसके बाद जैतपुर, उसका संबलपुर, उसका बघाट, उसका उदयपुर, उसका झांसी, उसका नागपुर। ठीक है, ईस्वी उतना याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना पहले सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ठीक है, अब ये भी जो नेक्स्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये लोग क्या करता था, कुछ कुछ उल्टा सीधा जुगाड़ लगा के सब राज्य को अपने मिलाता, हड़प लेता था। तो अब देखो इस सब राज्य को तो इसने हड़प लिया किससे, हड़प नीति से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स से। अवध में वैसा कुछ सीन नहीं था, सोचा अवध को क्या करें, तो बोला कि अवध जो है अच्छा से शासन नहीं कर रहा, अपना जो जनता है उसका शोषण कर रहा शासन की जगह, इसलिए इसको ब्रिटिश में मिला दिया जाए। ठीक है, तो ये देखो 1856 में कुशासन के आरोप में अवध का विलय डलहौजी द्वारा किया गया। ठीक है, तो 1856 में कुशासन के आरोप में अवध का विलय डलहौजी द्वारा कर लिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग तो पता ही था, पहला वायसराय था, पहला वायसराय था तो लास्ट गवर्नर जनरल होगा ही। और यह भी याद रखना कि 1857 का जो विद्रोह था उस समय गवर्नर जनरल कौन था, यही कैनिंग था। इतना विद्रोह हुआ कि कानने लगा वो, तो कानने लगा तो इसको वायसराय बना दिया। ऐसे याद रखना लिंक कर करके। लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में कलकत्ता, दिल्ली और बंबई में उच्च न्यायालय का गठन हुआ। लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम क्या हुआ, 1861 में कलकत्ता, दिल्ली और बंबई में हाई कोर्ट का स्थापना किया गया। भारत में बजट व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में जो बजट व्यवस्था है का शुरुआत किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय बंगाल में भयंकर अकाल तथा पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो पंजाब में। याद रखना कूका पंजाब में हुआ था, लेकिन जो कुकी बोल देगा तो कुकी हुआ था नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, जहां तक मुझे याद है यही है। अब देखो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन जो है 1882 में स्थानीय स्वशासन मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब हम खुद रूल करेंगे खुद को, तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या बोला था ना, कि लोग देखा कि ये लोग अपना लोकल लैंग्वेज जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी में अगर न्यूज़पेपर लगाने
मतलब निकालने लग गया तो बहुत लोग इसको पढ़ेंगे और विद्रोह करना शुरू कर देंगे। इसीलिए क्या हुआ, एक वो था गवर्नर, उसका नाम था लिटन, हाँ उसका नाम था लिटन, लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन क्या वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, जिसमें उसने बोला कि स्थानीय जो भाषा है, लोकल लैंग्वेज में कोई भी न्यूज़पेपर नहीं निकलेगा। तो वो लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन, लिट्टी खाता था खाली, ठीक है। और उसको हटाया कौन? लॉर्ड रिपन। उसका लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के पिता, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो किसे बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। लॉर्ड रिपन ने सिविल सर्विसेज में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया था, ठीक है। पहले आयु कितना था? 19 वर्ष। तो लॉर्ड रिपन ने ही इसे बढ़ाकर कितना कर दिया था? 21 वर्ष। लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार में 1 जनवरी 1879 को महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया, याद रखना, ठीक है। लॉर्ड लिटन ने कहाँ पे? दिल्ली दरबार में। कब? 1879 में। किसको? महारानी विक्टोरिया का क्या टाइटल दिया? केसरे हिंद। लॉर्ड लिटन ओवन मैरेथिड के नाम से कविताएं लिखते थे, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग टू जो है 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उसके बाद इतना विद्रोह होने लगा उस चीज का कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंगे, ठीक है, हार गया बचवा। तो लॉर्ड हार्डिंगे सेकेंड ने, द्वितीय ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द किया। तथा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग टू ने ही क्या किया? सबसे पहले तो बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया बंगाल का पार्टीशन को। और दूसरा उसने जो इंडिया का राजधानी, इंडिया का कैपिटल था, उसको कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। उसका जॉर्ज पंचम, वेरी इंपॉर्टेंट, जॉर्ज 5 के आगमन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, यही था, ठीक है। तो पूछा जाएगा किस किस के समय जो भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किया गया। तो 2 आदमी का नाम याद रखना, एक जॉर्ज पंचम और दूसरा लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। उसका था चार्ल्स मैटकैफ। चार्ल्स मैटकैफ जो है उसको बोला जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। भारतीय जो प्रेस था उसको लिबर्टी दिया कि भैया तुम छापो, ठीक है। उसके बाद है भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। पता ही है लॉर्ड माउंटबेटन का कहानी, नेहरू जी के साथ बहुत किस्से, बहुत मजाक उड़ाते हैं लोग उनका, ठीक है। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन के काल में भारत स्वतंत्र हुआ, याद रखना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, याद रखना। जब स्वतंत्र हो गया था भारत तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, याद रखना। सी राजगोपालाचारी। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पहला गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। लेकिन पहला अगर भारतीय पूछ दिया तब राजगोपालाचारी मार देना, ठीक है। उसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। एक मिनट, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। भारतीय, उसके बाद तो पोस्ट ही हट गया ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, हाँ कांग्रेस वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भैया कांग्रेस जो है ना उसका स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। भैया उस टाइम कितना लोग थे? तो 72 लोग थे। अब बम्बई में कहाँ पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमोस WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और संस्थापक कौन थे? महासचिव A.O. ह्यूम, ठीक है, तो याद रखना। कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम, पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 1885। कहाँ हुआ था? बम्बई में।
बम्बई में कहाँ हुआ था भैया? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। उस टाइम कितने लोग प्रेजेंट थे? तो 72 लोग थे। कांग्रेस की स्थापना में स्कॉटलैंड निवासी एओ ह्यूम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, याद रखना। एओ ह्यूम को क्या बोला जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला किसे बोला जाता है? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम क्या थे? संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? कांग्रेस के। ठीक है। एओ ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। वे एक ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब पक्षी विज्ञान, ठीक है, पक्षी के बारे में जो सब कुछ पढ़ता है, वैज्ञानिक थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों में कभी अध्यक्षता नहीं की, बल्कि केवल संस्थापक थे, याद रखना। ठीक है, जो एओ ह्यूम थे बस फाउंडर थे, संस्थापक थे, कभी उन्होंने चेयरमैन नहीं बने, चेयर पे नहीं बैठ के मजे ली। ठीक है, संस्थापक थे बस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, अगर आप बोलोगे मैं बहुत जल्द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनका एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा आजकल में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय महिला बोल दे तो कौन आ जाएगी? सरोजनी नायडू। बहुत कंफ्यूजिंग है, एग्जाम में गलती मत कर देना, एक एक नंबर पे अंदर बाहर हो जाओगे नहीं तो। पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ठीक है, जब भारतीय स्वतंत्रता का टाइम आया था उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। उसके बाद कौन बन गए? सी राजगोपालाचारी। उसके बाद कौन बन गए? देखना होगा। चलो आगे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ। ठीक है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन कब हुआ? लखनऊ के अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद 1905 में क्या हुआ? आगे पढ़ेंगे हम, बंगाल विभाजन बता तो दिया था। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। 1905 को स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था? बंगाल विभाजन के चलते एकदम विदेशी कपड़ा दुकान सब जला दिया गया था। एवं कांग्रेस पार्टी के गरम दल के प्रमुख नेता, ठीक है, कांग्रेस में दो पार्ट था, एक नरम दल जो शांत थे और एक गरम दल बमक जाते थे, जहां कुछ है आग लगा दो, तोड़ दो, पीट दो, कूट दो, मार दो। ठीक है, और नरम दल के भैया दे दो ना आजादी, भैया दे दो ना आजादी, बस हाथ जोड़ के मांगते थे। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तिलक गरम दल में थे तो उन्होंने किस चीज की शुरुआत की थी? गणपति उत्सव। ठीक है, गणपति फेस्टिवल और शिवाजी उत्सव, शिवाजी फेस्टिवल। गणपति उत्सव कब शुरुआत की थी? 1893। और शिवाजी उत्सव कब शुरू की थी? 1895 में शुरू किया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे 1905 ईस्वी में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। पहले भी मैंने बताया था कि बहुत सारे भारतीय लोग बाहर जाके भारत के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, आजकल तो लोग अंदर ही रह के भारत के साथ लड़ते हैं। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 ईस्वी में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की कहाँ की गई थी भैया? तो ढाका में। कब की गई थी? 1906 में। उसके बाद 1907 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1907 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1907 में क्या हुआ था, मैंने बताया था आपको, कांग्रेस में दो दल थे, एक नरम एक गरम, मतलब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। तो ये दोनों आपस में अलग अलग हो गए थे। ठीक है, किस सेशन में? सूरत। अब याद करवा देता हूँ आपको, बताता तो हूँ पहले, फिर ट्रिक से याद करा दूंगा। उसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों मिल गए। ठीक है, तो देखो 1907 में क्या हुआ, इतना झगड़ा हुआ है दोनों में, बोले कि आज से हम तुम्हारा सूरत नहीं देखेंगे, आज से हम तुम्हारा सूरत नहीं देखेंगे। तो याद हो गया ना, 7 सूरत 7 सूरत 7 सूरत 7 सूरत। ठीक है, 1907 में सूरत नहीं देखेंगे। तो 1907 में जो नरम दल थे और गरम दल थे अलग हो गए, और 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में ये दोनों
पुनः एक साथ हो गए। तो लखनऊ के अधिवेशन में जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे और सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे, बता दिया मैंने। 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को मतलब अमेरिका में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1869 में कहाँ हुआ था? गुजरात में। भैया गुजरात में कहाँ? पोरबंदर में। पोरबंदर में हुआ था। पिताजी का क्या नाम था? करमचंद गांधी। माँ का क्या नाम था? पुतलीबाई। पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा। याद हो गया। महात्मा गांधी 1869, गुजरात, पोरबंदर। फादर नेम करमचंद गांधी, माँ का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। खत्म। अब 30 जनवरी 1948 को क्या होता है? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे दिल्ली स्थित बिड़ला भवन, कहाँ पे? दिल्ली में बिड़ला भवन में गांधी जी की हत्या गोली मारकर कर देता है, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा 1915 में अहमदाबाद में कुचर्व क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा 1915 में अहमदाबाद के कुचर्व क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। यह आश्रम 17 जून 1917 को साबरमती नदी किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। पूछा जाता है, फिर से इस लाइन को पढ़ देता हूं। महात्मा गांधी द्वारा 1915 में, ठीक है, 1915 में आए थे ना महात्मा गांधी, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। 1915 में अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद में कुचरबा वाला जो क्षेत्र है, कुचरबा, उसमें सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था उन्होंने। और यह आश्रम 17 जून 1917, याद रखना 17 जून 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। महात्मा गांधी लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से काफी प्रभावित थे और उन्होंने दक्षिण भारत में जर्मन शिल्पकार कालेनबाख की मदद से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किसने की थी? तो वो किया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। आगे एक क्लास और लगेगा, एक क्लास के बाद पूरा हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा लगा और पढ़ाई में लगे रहना और चैनल को जितना हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।